तो ये हो जाता है आपका क्या कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और लास्ट में ये हो जाता है कि जब इक्वल लगाएंगे प्रोपोर्शनल हटा करके तो हो जाएगा KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप लोगों को ये वाला तो याद है। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ये पहले शुरू में बताया गया था, ये नॉर्मल कूलम्ब्स लॉ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, लेकिन याद रहे ये कूलम्ब्स लॉ है, और अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं ये कह रहा है कि टू डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। दोनों में फर्क है। कूलम्ब्स लॉ ऐसे प्रूफ होगा तो एग्जाम में आपका 10% मात्र चांस है, 10% चांस है एग्जाम में कि इस प्रकार से पूछेगा। तो ये आप लोगों को अपना अब्रॉड माइंडेड रखना पड़ेगा कि एग्जाम में हमसे पूछ कौन रहा है, या पूछ रहा है सीधे कि टू प्रूफ कूलम्ब्स लॉ, या फिर पूछ रहा है कि टू डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो 90% चांस है, पॉसिबिलिटी ज्यादा किसका है? इसका पूछे जाने का कि टू डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, और पॉसिबिलिटी कम है जो पहले पढ़े हैं उसका पूछे जाने का। लास्ट में फाइनल रिजल्ट दोनों का एक ही आनी है, जो आपके स्क्रीन पर यहां दिख रहा है, ये जो मैंने बॉक्स में घेर के रखा है यही लास्ट में आनी है, लेकिन वे और मेथड अलग अलग होंगे। ये बात स्पष्ट याद रखिएगा। ठीक है, किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है, हम लोग का हेडिंग दे दीजिए कि टू डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ऑडियो वीडियो क्लियर है पूरा? यस सर। यस सर। ठीक है, पूरा क्लियर है सर। टू डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। देखिए, जैसा कि उसमें हम लोगों का कंसेप्ट था, सेम इसमें भी करेंगे। फर्क इतना ही है कि बस स्टार्टअप थोड़ा चेंज होगा। स्टार्टअप क्या चेंज होगा? सो देखिए, हमने पहले उसमें भी 2 पॉइंट लिया था चार्ज, यहां भी 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 दो प्लेस पे A और B बिंदु पे स्थित है। ठीक है, वहां भी हम लोग 2 पॉइंट चार्ज लेते थे, यहां भी 2 पॉइंट चार्ज लिए। अब इसी चीज को लिख लेते हैं, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? R है। ठीक है, और अब इसी को लिख लेते हैं कि कंसीडर that 2-point charge Q1 and Q2 placed at 2 point A and B at a distance R apart in vacuum। मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट चार्ज जो है वो वैक्यूम में, निर्वात में R दूरी पर स्थित है। इतना पहले नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि 2 कंसेप्ट लेते हैं। नंबर 1 कि जो पॉइंट ए है, मतलब जो चार्ज Q1 है उसको सेंटर मानते हैं, और ये जो R डिस्टेंस है उसको रेडियस मान के एक सर्किल बना लेते हैं, एक स्फेयर, एक इल्यूजनरी, एक माइंड मतलब कपोल कल्पित कहिए कि अपने दिमाग से एक स्फेयर बनाते हैं, कि ऐसा करते हैं कि जो Q1 चार्ज है वो एक स्फेयर के, एक गोला के केंद्र में हो जाए, और जो Q2 पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट B है, वो गोला के ऊपरी भाग में आ जाए। इस प्रकार से हम एक स्फेयर का निर्माण कर लेते हैं। एक स्फेयर हो गया। अब जो Q1 है वो Q2 के ऊपर, और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है। ये सबको मालूम है, अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो एक यूं कहेंगे कि एक नंबर्स लाइन, मतलब जो ये एरो है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये येलो कलर का हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया है जिसे पास्ट में हमने ds से रिप्रेजेंट किया था। आप लोगों को याद होगा कि ds एक छोटा सा स्मॉल इंटीग्रेटेड सरफेस एरिया लेते थे, एलिमेंट ऑफ वेक्टर सरफेस एरिया, जिसको कह सकते हैं कि मान लेते थे और फिर उसको बाद में इंटीग्रेट करके हम क्या करते थे, बड़ा कर देते थे और टोटल सरफेस एरिया का निकालते थे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds जो होता था वो स्फीयर के लिए 4πr² हो जाती थी। तो वो जो येलो कलर का है वो एक छोटा सा सरफेस एरिया है, और जो ब्लैक कलर का है वो 2 पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 और Q2 को। और जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो Q1 से निकलकर Q2 के डायरेक्शन से होता हुआ बाहर जा रहा है। गॉट इट? अब देखिए, सर आवाज नहीं आ रहा है। क्या और कोई है जिनको आवाज सुनने में दिक्कत हो रही है? सर आवाज आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए, पलक आपके पास ही केवल प्रॉब्लम है। अब देखिए, तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ पॉइंट Q2। जो Q2 पॉइंट है, याद रहे ये जो Q2 पॉइंट है, ये Q2 पॉइंट दिख रहा है। Q2 पॉइंट के पास मतलब Q2 जो है वो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, महसूस कर रहा है इस डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में, उसको हम लोग वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ E ही केवल लिखा हूं, आप लोग इस E के ऊपर एक वेक्टर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, E के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, वेक्टर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी चीज को हमने लिख लिया कि लेट E is the magnitude of electric field at the location of point charge Q2 due to the charge Q1। मतलब Q2 के पास Q1 की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस किया जा रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप लोग पहले से जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, आप अगर बात करें तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। E इक्वल टू की मतलब F बाई क्यू नॉट। अगर याद नहीं है तो मैं एक क्षण के लिए आप लोगों को उस चीज को दिखलाता हूं। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, है ना? पहले से क्या पढ़े हैं कि F इक्वल टू सॉरी E इक्वल टू होता है क्या, तो फोर्स मतलब F बाई क्यू नॉट। ये सबको याद है? यहाँ पर क्यू नॉट माने टेस्ट यस चार्ज। सर। अगर हम Q2 की बात करेंगे कि Q2 पर कितना एक्सपीरियंस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा हो जाएगा कि E इक्वल टू और F बाई Q1। ठीक है, अब यदि यही बात हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो, सॉरी टेस्ट चार्ज, यहाँ तो Q2 हो जाएगा, चूंकि Q2 पर एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये हो जाएगा Q2। अगर इसी के रिस्पेक्ट में हमको फोर्स निकालना हो तो हम लिखेंगे कि फोर्स इक्वल टू Q2, Q2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा E। जैसा नॉर्मल मैथ का रूल्स होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q2 इंटू E। ठीक है, तो अब वही चीज है हमारे पास, ठीक ना? तो अब क्या लिखेंगे कि देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q1, वो कितना हो जाएगा फोर्स, तो वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो हो जाएगा F इक्वल टू Q2E। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि हमने यहाँ दो ही पॉइंट अभी चर्चा किया है। एक नंबर तो मान लिया है और दूसरा नंबर जो है कि 2 पॉइंट मतलब Q2 जो है वो Q1 की वजह से जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो Q2 है, ये Q2 Q1 की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हमने लिखा F इक्वल टू Q2 E, है ना? F इक्वल टू Q2 E। अब अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये तो कुलम्ब्स लॉ के तहत हो गया। अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम का। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कल तक जो हमने पढ़ा था, गॉस साहब ने क्या कहा था कि गॉस साहब ने कहा था कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू इंटीग्रेशन डीएस। इंटीग्रेशन डीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टोटल सरफेस एरिया। हमने शुरू में जब गॉस थ्योरम स्टार्ट किया था तो गॉस थ्योरम से पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्मूला बनाया था, जो यही फॉर्मूला था कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट मींस अमाउंट ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, the total amount of flux produces through any enclosed surface area is Q by epsilon naught। किसी भी सरफेस एरिया से जितना फ्लक्स निकलता है उस फ्लक्स को हम Q बाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर। और दूसरी नंबर बातें क्या थी कि साथ ही साथ कुलम्ब्स लॉ कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल सरफेस एरिया, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये जो लिखे लास्ट में अभी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ds। और आप लोगों को मालूम है कि क्लोज इंटीग्रेशन ds का मतलब होता है कि सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। तो इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इस 4 पाई आर स्क्वायर को जो है हम इंटीग्रेशन ds के जगह पे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अब देखिए, जब यहां तक दिक्कत नहीं है तो हमको E का वैल्यू निकालना है, चूंकि इक्वेशन 1 में क्या कह रहा है कि F इक्वल टू Q2 बाई E, और हमको प्राप्त करना है कुलम्ब्स लॉ। तो कुलम्ब्स लॉ तो होता है कि फोर्स बराबर F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 तो चाहिए ही, तो E हमको नहीं चाहिए, तो इसमें का E का वैल्यू जो है उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो निकल जाएगा। तो आगे एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा Q जो ऊपर है सो ऊपर रह गया और 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया। तो आ गया हमारे पास क्या, तो E इक्वल टू Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब सीधी सी बात है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1, तो अगर जैसे ही इक्वेशन 1 में E का वैल्यू पुट कर देते हैं तो प्रूफ हो जाता है। यही तो कुलम्ब्स लॉ था कि F इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एक ये था। दूसरा क्या था, तो दूसरा हमारे पास था कि हम यदि K का वैल्यू, चूंकि हम जानते हैं कि K इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर K पुट करे तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा कि F इक्वल टू K Q1 बाई आर स्क्वायर, दैट इज द कुलम्ब्स लॉ। और 99% चांस है कि यही आपसे पूछा जाएगा। Anyone have doubt? हेलो, नो सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। यदि किसी को कोई डाउट नहीं है, कृष्णमूर्ति सर है सर। डाउट है, बोलिए क्या डाउट है?
सर यहाँ पे k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, हाँ, वहीं पे जो इधर F बराबर k Q1 इंटू Q2 बाई तो R अब बाबू देखो लिखे जो वहीं पे। नीचे में जो आपका है F बराबर, जो यहाँ देखिए जिनका हो गया वो नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना। ये जो F बराबर, ये देख रहे हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर अलग निकाल दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो Q1 Q2 तो रह ही जाएगा, R स्क्वायर भी रह जाएगा, और इसके जगह पर हमने K पुट कर दिया। देखिए कूलम्ब्स लॉ जहां शुरू में पढ़ाए थे वहां भी यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, यह रिपीट है। और नंबर 1, नंबर 2, 99% चांसेस हैं कि यह आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक ना। हेडिंग याद रहे, टू डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे।